किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज करना मतलब उसके अंदर की कंडीशंस को चेंज करना, उस रिएक्शन के होने वाले टाइम को कुछ कम कर देना, कुछ ज्यादा कर देना, टेम्परेचर बढ़ा देना, कम कर देना। जो रिएक्शन की पूरी टाइम होती है ये बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, मतलब कि कैटेलाइज हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो बेसिकली कैटेलाइज मतलब कुछ चेंजेस जो हो रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में। अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं टॉटोमर्स की। तो टॉटोमेरिज्म में जितने भी चेंजेस होते हैं ये एसिड और बेसिस से कैटेलाइज किए जाते हैं। अब कैटेलाइज कैसे किए जाते हैं देखो, बेस कैटेलाइज कीटो इनॉल कन्वर्जन हम लोग अभी कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल, आर बॉन्ड सी एच, एक एच में यहां नीचे लिख रहा हूं, उसके बाद यहां पे होगा सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे एच। अब एसिड मतलब क्या और बेस मतलब क्या, बाद में हम लोग काफी डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना आप ध्यान रखिए कि एसिड मतलब H पॉजिटिव हो गया और बेस मतलब OH माइनस हो गया। बेस क्या करता है, देखो दो काम होते हैं, एसिड का काम होता है प्रोटॉन को डोनेट करना और बेस का काम होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। सीधी सी बात है, ओके। मतलब नेगेटिव चार्ज यहां पे है, ये क्या करेगा, किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या है, बेस। अब H प्लस है तो ये क्या करेगा, OH माइनस को लेगा, मतलब H प्लस का डोनेशन हो रहा है यहां पर, तो ये क्या हो गया, एसिड। ठीक है, अच्छा। अब हमारी रिएक्शन अगर बेस कैटेलाइज्ड है मतलब यहां पे होगा ढेर सारा OH माइनस। ठीक है, अब ये जो OH माइनस होता है ये क्या करता है, इसका एक ही काम है, क्या, छोटे बच्चों को उठाना। कहां से, अपने अपने घर से। तो यहां पे ये OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन नाम के छोटे बच्चे को उठा लेगा और जैसे ही इसे उठा लेगा यहां से ये बॉन्ड इधर जाएगा। अब ये बॉन्ड इधर जाने के कारण कार्बन ने जो पहले 4 बॉन्ड बनाए थे अब वो 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे उसको। लेकिन क्या कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है, नहीं। तो यहां पर क्या होगा, यहां जो ऑक्सीजन है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा और उस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो क्या होता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के टकले पर मंडराने शुरू कर देते हैं। अब क्या होगा, देखो भाई, आर बॉन्ड सी एच, यहां का एक हाइड्रोजन तो चला गया, ओके। यहां पर क्या आया, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड यहां पर चला गया तो डबल बॉन्ड बन चुके हैं यहां पर। नेक्स्ट कार्बन, यहां पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के टकले पर चमचमाता हुआ नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी है भाई, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्योंकि एनवायरनमेंट में ढेर सारे H पॉजिटिव ऐसे ही घूमते रहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे कहां होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। देखो, तो ये नेगेटिव चार्ज किसी एक H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एक H पॉजिटिव को लेने के बाद ये किस तरीके से बन जाएगा जो हमें चाहिए, अपना इनॉल, R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे OH और यहां पे H। ये क्या था, ये था अल्डिहाइड ग्रुप। अच्छा, यहां पे H की जगह हम एक काम करते हैं, यहां पे R लिख देते हैं भाई, CH3 लिख देते हैं, ठीक है। और यहां पर दोनों जगह हम लोग CH3 कर देते हैं। तो ये क्या है, ये है कीटो। कीटो कन्वर्ट कहां हो गया, इनॉल में। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, और वो भी बेस कैटेलाइज्ड। बेस कैटेलाइज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इस रिएक्शन को, इस टॉटोमेरिज्म को इनिशिएट किसने किया, एक बेस ने किया। ये क्या है, बेस। इस बेस ने क्या किया, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया और फिर वो रिएक्शन धीरे 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 आगे गई और आखिरी में यहां आकर रुक गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एक बार फटाफट इसे नोट करो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एसिड कैटेलाइज्ड कीटो इनॉल कन्वर्जन। एसिड कैटेलाइज्ड, अब यहां पे क्या है, एसिड होगा जो कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, स्टार्ट करेगा। तो आइए देखते हैं एग्जांपल, यहां पे R बॉन्ड CH, यहां पे एक H यहां लिख रहा हूं अभी मैं, उसके बाद यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां पे हो जाएगा CH3। ठीक है, ये हमारे पास में एक तरीके का कीटोन है। अब एसिड कैटेलाइज की बात हो रही है। अब हमें यह पता है कि ऑक्सीजन के टकले पर होते हैं लोन पेयर, और ये लोन पेयर कहीं भी एरे गहरे नट्टू गहरे के हाइड्रोजन अगर दिख जाए तो उस H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और अपने सर पे बिठा लेगा। तो होगा क्या, देखो, अगर इसे आसपास कहीं पर भी H पॉजिटिव नजर आ जाए तो ये क्या करेगा, इस लोन पेयर से यहां पर अटैक करवाएगा। अब जैसे ही अटैक करवाएगा क्या बन जाएगा, देखो भाई, R बॉन्ड CH, यहां पे H, इधर C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन ने ले लिया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के टकले पॉजिटिव चार्ज आया, बोलो, ठीक है।
अब क्या होगा, यहां पे एक CH3 था, ठीक है। अब क्योंकि ऑक्सीजन बेहद ज्यादा अनस्टेबल हो गया है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, यहां पे कितने बनाए, 3, तो क्या ये स्टेबल है, नहीं, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। अब ऑक्सीजन बस यही चाहता है कि कैसे भी करके मैं इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दूं। तो वो बॉन्ड को कैसे तोड़ेगा, देखिए यहां पर अब इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन है ये OH माइनस आएगा और यहां पर इस हाइड्रोजन को लेगा, फिर ये यहां जाएगा और उसके बाद में इसे स्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। और जैसे ही ये स्टेबलाइज हो जाएगा, अब हमारे पास जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके से होगा, RCH, यहां पे H बॉन्ड, अच्छा यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, ये हाइड्रोजन तो चला गया, डबल बॉन्ड C, यहां पे होगा OH, जो कि अब एक ऐसा ऑक्सीजन है जो कि स्टेबल है, ठीक है। अब बचा हुआ यहां पे है पार्ट हमारा CH3, ये था हमारा कीटोन, ये है हमारा इनॉल, और ये रहा हमारा एसिड। और इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, एसिड कैटालाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, एकदम आसान है। स्टार्ट हुआ है यहां पर एक एसिड के वजह से, ऑक्सीजन के टकले पर जो लोन पेयर है उनकी नजर सीधा जाती है इस H पॉजिटिव के ऊपर, उसे तुरंत झपटा मार के पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद यहां पर अब ये ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाता है। इस अनस्टेबिलिटी के कारण वो चाहता है कि कैसे भी करके मैं स्टेबल हो जाऊं। तो कैसे स्टेबल होता है, इस हाइड्रोजन को वो खींचता है और खींचने के बाद यहां ये बॉन्ड टूट जाता है, टूट कर इस ऑक्सीजन के टकले पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसे स्टेबलाइज कर देगा और अब ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, बन जाएगा OH पॉजिटिव, ठीक है। इन ये रहा और ये रहा ऑल, तो बन गया हमारा इनॉल, और वो भी एसिड कैटालाइज्ड। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, एक बार नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब कुछ देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में जो कीटो ग्रुप है, कीटो वाला जो है ना, जो हिस्सा है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और इनॉल वाला जो हिस्सा होता है ये कम स्टेबल होता है। हमने ये देखा था कि एसीटोन की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्वियस सॉल्यूशन में जब हम एसीटोन को डालते हैं तो वहां पे एसीटोन 99.9 परसेंटाइल इतना मात्रा में पाया जा रहा था, लेकिन जो इनॉल था वो कितना था, 0.01। लेकिन क्या ये हर केस में होता है, मैं कहूंगा नहीं। अब आप कहोगे भैया अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा, अब आप बोल रहे हो कैसा नहीं है, रीजन दूंगा उसके पीछे, देखो। However, some enol tautomers are more stable than the corresponding keto tautomer because of the following stabilizing factors। कुछ फैक्टर्स है, कुछ रीजंस हैं तमाम, तो वो क्या है, देखो। सबसे पहला है एरोमेटिक नेचर। अब ऐसा होता है कई बारी कि एरोमेटिक नहीं होता कंपाउंड, लेकिन वो एरोमेटिक हो जाता है जब वो किसी इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तब। क्या कह रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम जो होता है वो कॉन्जुगेटेड नहीं होता। कॉन्जुगेटेड मतलब क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे जब डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या, देखो एक होता है इंटरमोलिक्यूलर, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एक होता है इंटरमोलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामोलिक्यूलर। अब जो इंटरमोलिक्यूलर होता है वो किसी दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच होता है, और जो एक इंट्रामोलिक्यूलर होता है, ये इंट्रामोलिक्यूलर उसी मॉलिक्यूल के अंदर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली तीन रीजन हमने यहां पर देखे जिसके कारण जो इनॉल वाला सिस्टम है ये ज्यादा स्टेबल होने लगता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कीटो। कब, क्यों, कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इफ द इनॉलिक टॉटोमर बिकम्स, होना चाहिए यहां पे, बिकम्स एरोमेटिक देन इनॉल इज मोर स्टेबल, तब ये इनॉल क्या ज्यादा स्टेबल हो जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ये रहा आपका बेंजीन रिंग, अच्छा बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। अब यहां पे लगे हैं डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से और इधर है C डबल बॉन्ड O। अब क्या यहां पर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो सकता है? जी हां बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो भाई, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन को जब मैं यहां भेज दूं तो ये डबल बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन के टकले पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन के टकले पर नेगेटिव चार्ज जाएगा वो सर्च करने लग जाएगा कि कहीं ना कहीं से मुझे एक H पॉजिटिव की प्राप्ति हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा।
तो अपने जीवन को सफल करने के लिए एक H पॉजिटिव को ढूंढता है और जैसे ही एक H पॉजिटिव उसे मिलता है तो ये अब कुछ इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगा और इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं और इसे हम लोग कीटो इनॉल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा टॉटोमेरिज्म को कहते हैं, ये इनॉल है। इनॉल कैसे, ये देखो इन और ये देखो ऑल, इनॉल। अब हम यहां पर पहले वाले स्ट्रक्चर को देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए था यहां पे, अगर ये एक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाना चाहता था तो। अगर आपको नहीं पता है एरोमेटिक मतलब क्या होता है तो आने वाली क्लासेस में हम लोग जानेंगे जरूर एरोमेटिक मतलब क्या होता है। अच्छा, अभी के लिए मैं बता देता हूं आपको कि यदि आपके पास बेंजीन रिंग में 1 2 3 डबल बॉन्ड है तो वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, 4n + पाई रूल इसको कहते हैं। क्या होता है, कैसा होता है, सब मैं आपको बताऊंगा। 4n + पाई, अच्छा चलो वो भी बता देता हूं। 4n + 2 पाई, इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये क्या है, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये n क्या है, ये n बस 1 2 3 4 इंफिनिटी टाइम्स इतना है। अब ये n कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब अगर इस n को मैं 1 ले लूं, इस n को मैंने 1 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 4 × 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे देखिए, यहां पे है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यदि किसी रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो एक 4n + 2, हकेल रूल इसे कहते हैं हम लोग, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यदि 4n + 2 इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एक एरोमेटिक या फिर हम कहें रिंग में होते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, एरोमेटिक रिंग कहेंगे। ठीक है, चलो होप करता हूं कि थोड़ा सा ये आपके दिमाग में घुसा होगा। ज्यादा तो घुसेगा नहीं, जगह तो है नहीं, है ना, है जगह नहीं है, है, अच्छा नहीं है तो इधर देखो। देखो अब ये था नॉन एरोमेटिक, पहले जब ये कीटोन फॉर्म में था, लेकिन अब जब ये इनॉल फॉर्म में हो गया तो ये एरोमेटिक हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे, नॉन एरोमेटिक से। जो एरोमेटिक होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक के मुकाबले। तो हम ये समझते हैं कि यदि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो रहा है और अगर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होने के बाद जो आपका रिंग है ये एरोमेटिक हो जाए तो उसे हम स्टेबल कहेंगे, तो ज्यादा स्टेबल हो गया डेफिनेटली। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको पहला एग्जांपल समझ में आ चुका होगा। एक बार फटाफट इसे नोट करो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां बनती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है बेसिकली किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर और एक हाइड्रोजन के बीच, यह होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, कॉन्जुगेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, ये क्या है? कॉन्जुगेशन। अब एक मैं यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं, मुझे आप बताएंगे कि क्या यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पॉसिबल या फिर कॉन्जुगेशन। ठीक है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पे है CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पे है R। मुझे बताइए कि क्या यहां पे कॉन्जुगेशन है? देखिए क्या बताया था मैंने, कॉन्जुगेशन क्या है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड? नहीं, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर से सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है, मतलब यहां पे कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, ओके। क्या यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है? क्या यहां इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। मतलब यहां पे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना कॉन्जुगेशन है, और फिर भी अगर आप कहें कि ये स्टेबल है तो मैं नहीं मान सकता। अब यहां पे क्या होता है, देखो ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड और ये O, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, बोलो यस। ये है बीटा कार्बन, जी हां। अब बीटा कार्बन पे फिर से कार्बोनिल है, मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा, बीटा डाई कार्बोनिल्स। अल्फा और बीटा, बीटा पे एक और फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए बीटा डाई कार्बोनिल्स। डाई क्यों? क्योंकि 2 कार्बोनिल ग्रुप है। आर ऑल्सो स्टेबलाइज्ड इन इनॉलिक टॉटोमर्स, ये भी ज्यादा स्टेबल होते हैं जब ये किसी अपने इनॉल फॉर्म में होते हैं तब।
क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेशन एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब वहां पे कॉन्जुगेशन भी हो जाता है और साथ ही में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने के लिए मिलती है। कैसे? आइए देखिए। होता क्या है, यहां पर जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जाएगा यहां, ये डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के टकले पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया, अब हमारा कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, यहां पे है CH डबल बॉन्ड, और यहां पे कार्बन, यहां पे सिंगल बॉन्ड, और यहां पे O पर नेगेटिव चार्ज, और यहां पे हमारा R जैसा था। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज किसी एक H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा और उसे ले लेगा, और अब हमारा कंपाउंड किस तरीके से बन जाएगा, देखो भाई, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पे है CH डबल बॉन्ड, यहां पे कार्बन, यहां पे सिंगल बॉन्ड OH, और यहां पे है R। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि क्या, अच्छा ये R, ये हाइड्रोजन को मैं यहां लिखता हूं, ओके। अब आप मुझे बताइए कि क्या यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो भाई, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं? बिल्कुल है। कहां है? ये देखो, ऑक्सीजन के टकले पे यहां लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन, ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो है। लिख दूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा, अब क्या यहां पे कॉन्जुगेशन मौजूद है? जी हां, कॉन्जुगेशन भी है। कॉन्जुगेशन मतलब क्या? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्या ऐसा है? देखो भाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन तो है। मतलब इस पर्टिकुलर इनॉल फॉर्म में, ये क्या है, इनॉल फॉर्म है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। मतलब दोनों की दोनों चीजें यहां पर है, इसीलिए हम इस इनोलिक टॉटोमर को ज्यादा स्टेबल कहेंगे रादर देन इस बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड को। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया? एक और एग्जांपल, बी एग्जांपल हमने लिया है यहां पर कि किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कॉन्जुगेशन होने के कारण किसी भी गिवन कंपाउंड का इनॉल फॉर्म क्यों स्टेबल होता है। पहले मैंने आपको बताया एरोमेटिसिटी की वजह से, दूसरा मैंने आपको बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और तीसरा मैंने आपको बताया कॉन्जुगेशन। ये तीनों के तीनों जो एग्जांपल्स थे जो हमने यहां पर देखे थे, एरोमेटिक नेचर, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके प्रूव कर दिया है कि किस तरीके से इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है। अगर एकदम बढ़िया से आपके खोपड़िया में ये चीज घुस चुकी है तो एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब ये जो डाइकार्बोनिल्स हैं, इनकी एसिडिटी का ऑर्डर मैं आपको लिखकर दे रहा हूं, इसे अपने नोट्स में लिखिए, नोट बनाकर उड़ा मत देना उसको। देखो क्या है यहां पर, पीएच बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पर कुछ इस तरीके से होगा C डबल बॉन्ड O, और यहां पे पीएच, ये होगा सबसे ज्यादा एसिडिक। इसके बाद में होगा, अब होगा सिर्फ यहां पे एक CH3, यहां पे डबल बॉन्ड O, और यहां पे कुछ इस तरीके से, ये जैसे जैसे यहां पर अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा वो ज्यादा एसिडिक, ज्यादा बड़ा अल्काइल ग्रुप ज्यादा एसिडिक। ठीक है, नेक्स्ट होगा यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड O, यहां पे होगा OC2H5। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे pH लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब होगा हमारे पास में यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पे होगा OC2H5। ठीक है, और यहां पे कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड O, और यहां पे OC2H5। लास्ट यहां पर होगा OC2H5 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे होगा कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, और यहां पे होगा NH2। तो ये है ऑर्डर एसिडिटी का इन बाइकार्बोनिल्स। ठीक है, बीटा बाइकार्बोनिल्स, या फिर आप कहेंगे बीटा डाइकार्बोनिल्स। तो इनका एसिडिटी ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, इस पे से क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार एग्जाम में, तो ये ध्यान रखें, इसको नोट में लिखें और फटाफट नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब जो 1,2 साइक्लोहेक्साडायोन्स होते हैं, ये 100% इनॉल टॉटोमर में स्टेबल होते हैं। कैसे, क्या होते हैं 1,2 साइक्लोहेक्साडायोन? अभी तक ये आपको आना चाहिए क्योंकि नॉमेनक्लेचर एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आपके दिमाग में घुसा दिया है। ठीक है, देखो 1,2 साइक्लो, देखो साइक्लो का है और हेक्सा का है, मतलब 6 कार्बन का साइकिल है,
और डायोन है मतलब दो डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ यानी कीटोन के ग्रुप्स हैं और 1 और 2 पोजीशन पे है। सबसे पहले हम लोग हेक्सा बना देते हैं, साइक्लोहेक्सा, ये रहा, ठीक है। अब यह है साइक्लोहेक्सा और इन्होंने कहा है कि 1 और 2 पोजीशन पे दो डबल बॉन्ड ओ है, 1 और 2 पोजीशन पे, ये है 1,2 साइक्लोहेक्साडायोन, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 100% इनॉल टॉटोमर में स्टेबल होता है। तो आइए देखें, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कहां है, एक यहां है, एक यहां है। चाहे आप किसी से भी रिएक्ट करवाइए, किसी का भी यहां पर माइग्रेशन करवाइए, वन एंड द सेम मॉलिक्यूल बनेगा। देखो मैं करवा रहा हूं इस चीज का, ये गया यहां, यहां से गया यहां, ऑक्सीजन के टकले पे आया नेगेटिव चार्ज, तो किस तरीके से बन गया, यहां डबल बॉन्ड ओ, यहां पे ओ नेगेटिव चार्ज और यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये तुरंत एक H पॉजिटिव के टकले पर झपटा मार के अपने पास रख लेगा और किस तरीके से दिखेगा, ये रहा आपका नया कंपाउंड जो कि अब एक कीटो इनॉल फॉर्म में हो गया है, मतलब हम इसे इनॉल फॉर्म कहेंगे, कीटो से इनॉल फॉर्म में हो चुका है, ठीक है। अब क्यों भाई ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, आप देखो, क्या पहले यहां पर कॉन्जुगेशन था, देखो यहां पर था, यहां पर था, ओके, लेकिन यहां पे कॉन्जुगेशन रिंग के अंदर से आ रहा है, रिंग के अंदर से कॉन्जुगेशन अगर आ रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल है। यहां पर ये देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और इसके अलावा, अच्छा डबल बॉन्ड ओ है यहां पर, इसके अलावा यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है। कैसे, ये देखो भाई, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्स, मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच होती है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर और हाइड्रोजन। तो ये देखो, ये रहा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके टकले पर लोन पेयर और ये हाइड्रोजन नीचे, इनके बीच क्या होता है, ढेर सारा प्रेम। तो ये रहा, और इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, इस प्यार को मैं देता हूं नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका नाम क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, तो हमने एक और यहां पर एग्जाम्पल देकर आपको यह बताया है कि इनॉल फॉर्म कब कब और क्यों स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू इट्स कीटो फॉर्म। तो अगर आपके दिमाग में घुस गया है तो एक बार फटाफट से नोट करो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन 2 और 3 बल्की ग्रुप्स हैव मोर स्टेबलाइज्ड इनॉल फॉर्म। ये क्या कह रहे हैं, देखो, लेट सपोज मेरे पास में यहां पर एक कंपाउंड है जिसमें कि ये रहा बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग में बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, और ये रहा इनके डबल बॉन्ड्स, ठीक है, CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H ले लो, यहाँ पे R ले लो, CH3 ले लो, ठीक है। अब होता क्या है, जब हमारे पास में कोई एक ही चीज होती है, मतलब कि एक सिंगल बॉन्ड होता है, ये एग्जाम्पल है, सिंगल बॉन्ड मैंने लिया, ठीक है। अब यहां पे कार्बन है, ये वाला रिस्ट जो है मेरा, ये कार्बन है और ये वाला रिस्ट भी एक कार्बन है, राइट। क्या मैं इसे ऐसे घुमा सकता हूं, जी हां बिल्कुल, रोटेशन हो पा रहा है ना, रोटेशन हो पा रहा है, नाइस, वेरी नाइस। लेकिन अगर यहां पे आ जाता है डबल बॉन्ड, ठीक है, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड के आसपास अगर मैं कार्बन को रोटेट करना चाहूं तो ये रोटेट नहीं हो पाते हैं। लेकर देखना घर पे, खुद के हाथ से पेन से करके देखना, ये रोटेट नहीं होंगे। जब आप इसे रोटेट करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं होंगे। क्यों भैया, डबल बॉन्ड है, रोटेशन यहां पे पॉसिबल नहीं है। सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो जाता है, डबल बॉन्ड के वक्त यहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं। अब अच्छा, इस चीज से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, देखो, अगर यदि यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो ये रोटेट होंगे। अब ये जब रोटेट होते हैं तो यहां पर होते हैं लोन पेयर्स। ये जो बेंजीन रिंग है बल्कि बड़ी रिंग है, ठीक है। लोन पेयर जो होते हैं ये भी हिंडरेंस क्रिएट करते हैं, राइट। अब जब ये बेंजीन रिंग और ये लोन पेयर्स आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो वहां पे होता है स्टेरिक हिंडरेंस। इस स्टेरिक हिंडरेंस की वजह से ये जो फॉर्म है, जो कीटो फॉर्म होता है, ये स्टेबल नहीं होता। लेकिन जब हम लोग इनॉल फॉर्म की तरफ जाएं तो यहां ये जो हाइड्रोजन है, इसे मैं पहले हटा देता हूं, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, होता क्या है, ये यहां गया, ये यहां गया, ठीक है। अब देखो किस तरीके से हो जाएगा। अब मैं AR लिख रहा हूं इस रिंग को, यहां पे है C, यहां पे है डबल बॉन्ड, यहां पे कार्बन, ऑक्सीजन के टकले पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे है R नहीं CH3।
अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज किसी एक छोटे बच्चे को आसपास से उठाकर अपने सर पे बिठा लेगा और बन जाएगा OH। ठीक है, अब यहां पे है डबल बॉन्ड, गौर फरमाना है, पहले यहां पर था सिंगल बॉन्ड, अब यहां पे है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के थ्रू ये रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये बेंजीन रिंग या फिर ये जो हैवी बल्कि ग्रुप है वो एक ही जगह पर रहता है, वो हिलता नहीं है। और क्योंकि ये अब हिल नहीं पाता तो ये एक ऐसे पोजीशन में आ जाता है जहां पर स्टेरिक हिंडरेंस पॉसिबल नहीं होता। स्टेरिक हिंडरेंस के कारण इसकी स्टेबिलिटी पे कोई असर नहीं होता, स्टेरिक हिंडरेंस होता ही नहीं है क्योंकि। ठीक है, मतलब ये जो इनॉल फॉर्म है ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कीटो फॉर्म। कब? जब यहां पर बल्कि ग्रुप्स लगे होंगे, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, दो या दो से ज्यादा बल्कि ग्रुप्स जब किसी भी कंपाउंड में होते हैं तो उस कंपाउंड का कीटो फॉर्म लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इट्स इनॉल फॉर्म। क्या बात समझ में आ गई? यदि समझ में आ चुकी है तो इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां पर एक स्ट्रक्चर है साइक्लोपेंटेन जिसे हम कहते हैं, इसमें यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, अब यदि मैं यहां पर इसका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कर दूं तो मुझे एक इनॉल फॉर्म मिलेगा। वो किस तरीके से दिखेगा? देखो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन, ये गया इधर, यहां पे ऑक्सीजन के टकले पे नेगेटिव चार्ज। टोटल फाइनली मैं कंपाउंड बनाकर आपको दिखा रहा हूं, ये रही 5 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड बना यहां और यहां पे है OH। ठीक है, मुझे बताओ कि क्या अब ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गई है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन गई है, स्टेबल होगा। वेरी नाइस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर एक पेंटेन और यहां पे लगा है डबल बॉन्ड, यहां पे ये डबल बॉन्ड और इस तरीके से। ठीक है, ऐसा अगर कंपाउंड होता तो क्या होता? वही होता भाई जो होना है, नया कंपाउंड 5 मेंबर रिंग, छोटा बना रहा हूं जगह कम है, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे OH। कुछ इस तरीके से आपका कंपाउंड बनता। अब अगर इसे मैं फर्स्ट, इसे मैं सेकंड और इसे मैं थर्ड कह लूं, अब पढ़ो ये लाइन को, साइक्लोपेंटेन 1,3 डायोन, ये रहा साइक्लोपेंटेन 1,3 डायोन is completely enolic while cyclopentane 3,5 डायोन, साइक्लोपेंटेन 3,5 डायोन मतलब ये रहा 3, ये रहा 4, 5। स्टार्ट कहां से किया नंबरिंग? 1 2 3 4 5। ठीक है, while cyclopentane 3,5 डायोन is completely ketonic, ये कंप्लीटली क्या है? कीटोनिक है, और ये कंप्लीटली क्या है? इनोलिक है। 3 इज वेरी अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेन। अब ये जो थर्ड वाला यहां पर मॉलिक्यूल है ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, रीजन यहां पर है एंगल स्ट्रेन का। एंगल स्ट्रेन मतलब क्या? अब कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें जो हमारे पास डबल बॉन्ड और यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इनके बीच में कुछ एंगल होता है, ये एंगल ज्यादा कम होने के कारण उसके बीच में स्ट्रेन आता है, मतलब एक तरीके की स्टेरिक हिंडरेंस होती है और इसके कारण ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल कहलाएगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट इसे नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। बेसिकली इसमें इनका कहने का मतलब ये था कि हमारा ये जो कंपाउंड है ये इसके इनॉल फॉर्म में स्टेबल होगा, ये रहा इसका इनॉल फॉर्म, इसमें स्टेबल होगा, और ये जो कंपाउंड है वो इसके इनॉल फॉर्म में स्टेबल नहीं होगा, ये इसके कीटो फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर क्या आ जाएगा? एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ब्रिज हेड के बारे में आपको तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अब ये ब्रिज हेड पर जो हाइड्रोजन होता है ये इस माइग्रेशन में पार्ट नहीं लेता। मैं क्या कह रहा हूं? देखो, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है कुछ इस तरीके से और ये रहा ब्रिज हेड, राइट। अब ब्रिज हेड कौन से ये रहा यहां पर, ये रहा यहां पर। ठीक है, ये ब्रिज हेड। अब यदि मेरे पास यहां पर 2 CH3 लगे हुए हैं और यहां पे डबल बॉन्ड O है, अगर इसमें मुझे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कराना है तो सबसे पहले मैं ये ढूंढूंगा कि क्या अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन मौजूद है।
देखिए अल्फा कार्बन कहां है, ये रहा अल्फा और ये रहा अल्फा। क्या इस पे हाइड्रोजन है? जी हां, हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन तो है। तो क्या यहां पर कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होगा? तो मैं कहूंगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ब्रिज हेड है वहां पर डबल बॉन्ड नहीं बनता, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, रीजन इसके पीछे हनुमान जी को पता है, उनसे जाकर पूछ लेना। तो बेसिकली जो हमारा ब्रिज हेड होता है, मतलब ये यहां पर अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो वो हाइड्रोजन कभी भी कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा। यहां पर कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म कहीं होगा अगर यदि इस पर्टिकुलर कार्बन पे यहां पर हाइड्रोजन है, तो मतलब इस वाले साइड से ही होगा। यहां से हाइड्रोजन का माइग्रेशन फॉर कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर कंपाउंड किस तरीके से बनता था यदि होता था? तो कुछ इस तरीके से, देखो यहां OH और यहां पे बनता था डबल बॉन्ड। ये पॉसिबल नहीं है, ब्रिज हेड पर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनता है। यहां पर लिख देता हूं, नोट कर लेना है इसे। ब्रिज हेड कार्बन डू नॉट फॉर्म डबल बॉन्ड। रीजन इसका एंगल स्ट्रेन है। ठीक है, वरना चले जाएंगे हनुमान जी को पूछने। रीजन है एंगल स्ट्रेन, काफी ज्यादा एंगल स्ट्रेन के कारण वो स्टेबल नहीं हो पाता है। इसी कारण ब्रिज हेड का कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है। अगर ये बात आपके दिमाग में एकदम बढ़िया से घुस चुकी है तो एक बार फटाफट इसे देखो, इसे नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। अब ये क्विनॉइड स्ट्रक्चर क्या होते हैं? देखो भाई, अब ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? देखिए, यदि यहां पर टॉटोमेरिज्म हो गया, सपोज करिए यहां पर टॉटोमेरिज्म हो गया, यहां का हाइड्रोजन से होगा, राइट, या फिर यहां के हाइड्रोजन से होगा, या फिर यहां पे, या फिर यहां पे, कहीं से भी कर लो भाई, एक ही चीज होगी। ठीक है, मैं कर रहा हूं यहां से। जैसे ही मैंने इस बॉन्ड को यहां पर ट्रांसफर किया, डबल बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन के टकले पर नेगेटिव चार्ज। उसने क्या किया? उसने एक हाइड्रोजन को ढूंढा और उसे पकड़ा। अब यहां पर जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड OH में तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर यहां पे बना है ना? कभी देखा नहीं होगा आपने, कभी केमिस्ट्री पढ़ी होगी जीवन में तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि जो रिंग होती है ये क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है, और रिंग के अंदर या फिर हम कहेंगे बेंजीन के अंदर, रिंग ही कह लो, रिंग के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन पॉसिबल नहीं होता है। नहीं होता है। क्या बात समझ में आ गई? मतलब अगर यदि यहां पर रिंग के अंदर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम दिख रहा है तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ये जो चीज हमने यहां पर की है ये सरासर गलत है, कभी मत करना। ठीक है, तो आपने क्यों की है भैया? अरे मैंने इसीलिए की है ताकि आपको पता चले, वरना कर क्या होगे वहां पर। ठीक है, एक बार नोट करो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब इनोलाइजेशन के कारण कई बार अनस्टेबल कंपाउंड्स बन जाते हैं, और ये अनस्टेबल कब होते हैं? जब ये एंटी एरोमेटिक बन जाते हैं तब। देखो भाई, लेट्स से मेरे पास में यहां पे ज्यादा ही पतला हो चुका ये, सपोज करेंगे मेरे पास में यहां पर एक 4 मेंबर्ड रिंग है, और इस 4 मेंबर्ड रिंग को लगा हुआ है यहां पर डबल बॉन्ड O और यहां पर डबल बॉन्ड O। अगर यहां पे इनोलाइजेशन में करवा दूं तो यहां पर होगा और यहां पर होगा, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो क्या बनेगा बोलो? किस तरीके से कंपाउंड दिखेगा हमारा? हमारा कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखेगा। बोलो, सेम बना देते हैं इससे। ठीक है, तो किस तरीके से यहां पे डबल बॉन्ड्स आ गए? डबल बॉन्ड यहां होगा, इधर होगा OH और इधर होगा OH। ठीक है, लेकिन ये जो कंपाउंड यहां पर बन के आया ये एंटी एरोमेटिक है। क्या है? एंटी नहीं, एंटी
मैटिक कंपाउंड है और ये अनस्टेबल होता है। एंटी एरोमेटिक जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, याद रखना इसको। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहां पर इनोलाइजेशन की, और वो इनोलाइजेशन होने के बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है कुछ इस तरीके से, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड यहां पे अनस्टेबल होते हैं। तो एक और यहां पर एग्जांपल है जिसमें कि इनोलाइजेशन होने के बाद कम स्टेबल कंपाउंड बन रहा है। मतलब ये जो इनॉल है, ये क्या है, इनॉल है, बोलो, ये कम स्टेबल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कीटो ग्रुप, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी जब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन जा रहा है तब ऐसा हो सकता है। एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है नाइट्रो एसिनाइट्रो टॉटोमेरिज्म। ये कैसे होता है, देखो, अगर मेरे पास है कंपाउंड CH3 बॉन्ड, यहां पे CH2 और यहां पर मैं लगाता हूं एक NO2 ग्रुप, तो NO2 ग्रुप बेसिकली किस तरीके से होता है, N, यहां डबल बॉन्ड O और यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, कितने बॉन्ड यहां पे उसने बनाए हैं, 4, तो इसके टकले पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे है। होता क्या है इस पर्टिकुलर टॉटोमेरिज्म में, ये जो नेगेटिव चार्ज है हमारे ऑक्सीजन के टकले पर, ये जाएगा यहां से ये डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के टकले पर, इस वाले ऑक्सीजन के टकले पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आया, हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए ध्यान से, CH3 CH2 और यहां पे होगा नाइट्रोजन, यहां पे होगा सिंगल बॉन्ड OH और यहां पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है ये ज्यादा स्टेबल है, इसमें ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है और ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इस CH3 की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, ये पूरे ग्रुप की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे आप बेंजीन रिंग लगा दे, चाहे आप कुछ भी लगा दें, ठीक है। लेकिन चीजें अगर देखें तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा इस पर्टिकुलर टॉटोमेरिज्म में। तो क्या ये टॉटोमेरिज्म हो सकता है, तो जी हां, ये टॉटोमेरिज्म हो सकता है। काफी ज्यादा अनस्टेबल नहीं है लेकिन अनस्टेबल है, हो सकता है। एक बार इसे देख लो, नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है इमीन इनामाइन टॉटोमेरिज्म। तो यहां पर कैसे होता है भाई टॉटोमेरिज्म, देखिए CH3 यहां पे है CH2। अच्छा, इमीन क्या होता है, इमीन मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जब डबल बॉन्ड आता है तब। तो ये देखिए CH डबल बॉन्ड NH, ये क्या है, इमीन है। अब यहां पे क्या होता है, इधर जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन टॉटोमराइज करता है, यहां से इसके ऊपर जाता है एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां देखो क्या बनेगा, CH3 यहां पर बना है अपने पास CH डबल बॉन्ड, इधर है CH और यहां बन जाएगा NH2, ठीक है। ये क्या है, ये इन ग्रुप है और ये अमाइन है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इनामाइन। क्या कहते हैं, इनामाइन। और ये क्या है, इमीन, ठीक है। एक और एग्जांपल दिखाऊं, देखो CH3 बॉन्ड, यहां पे है CH, यहां पे है N, यहां पे है क्या, इधर होगा एक CH3 लिख देते हैं और यहां पर एक CH3 लिख देते हैं। यहां पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा यहां पे। अब अगर हमें यहां पर टॉटोमराइजेशन करवाना है तो टॉटोमराइजेशन कहां होगा, ये वाले हाइड्रोजन से हो सकता है, ये वाले हाइड्रोजन से भी हो सकता है। देखिए CH डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन को यहां पे दिखाता हूं मैं, ये रहा हाइड्रोजन, ये जाएगा इधर, यहां से भी हो सकता है, ठीक है, ये जाएगा इधर, ये डबल बॉन्ड टूट के इसके टकले पर नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज एक H पॉजिटिव को लेगा, बन जाएगा NH। तो यहां पे बन जाएगा CH2, यहां पे है CH बॉन्ड, यहां पे NH और यहां पे होगा CH3। अच्छा, यहां पे CH नहीं रहेगा, यहां पर रहेगा कार्बन और यहां पे CH3, ठीक है। इधर भी 1 2 3, यहां पे भी CH नहीं है, यहां पे भी कार्बन रहेगा सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके से होता है इमीन से लेकर इनामाइन में टॉटोमराइजेशन। ये क्या है, ये भी इमीन है और ये क्या है, ये है इनामाइन। तो इस तरीके का टॉटोमराइजेशन भी आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद एक और प्रकार का टॉटोमराइजेशन आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले ये नोट कर लीजिए, टॉटोमराइजेशन का नेक्स्ट पार्ट आता है नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। ये नाइट्रोसो दिखता कैसा है, आइए देखिए, यहां पर लिख रहा हूं मैं CH3, यहां पे हमारे पास होगा CH
और यहां पर CH3, इसे जुड़ा होगा एक नाइट्रोजन, जिस नाइट्रोजन को लगा हुआ होगा डबल बॉन्ड O। ये क्या है? दिस फंक्शन ग्रुप इज नोन एज नाइट्रोसो। अब नाइट्रोसो फंक्शन ग्रुप किस तरीके से टॉटोमराइज होता है, आइए देखें। सबसे पहले जैसे कि मैंने यहां पर कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगाया हुआ है, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन जाता है इस पर्टिकुलर बॉन्ड में। जैसे ही इस पर्टिकुलर बॉन्ड में जाएगा, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 4। कितने बॉन्ड बनाता है? 3। तो पहले यहां पर 1 2 3 बॉन्ड बनाए थे, लेकिन जैसे ही इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर बॉन्ड में दे दिए, अब यहां पर 4 बॉन्ड बन जाएंगे। तो नाइट्रोजन की किस्मत हो गई खराब। अब जैसे ही किस्मत खराब हुई तो अपनी किस्मत को अच्छी करने की कोशिश करता है। कैसे करता है? बाय ब्रेकिंग दिस पर्टिकुलर बॉन्ड। और यहां से ये बॉन्ड क्यों टूटा और इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे ही क्यों गए, ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अगर हम बात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की करें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब कोई चीज अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की पूरी ताकत लगाती है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ है। ऑक्सीजन ने क्या किया? इस पर्टिकुलर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच लिए। अब ये जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से दिख रहा होगा, आइए बनाकर देखें। यहां पर CH3, यहां पे लगा कार्बन, यहां पे CH3, बेसिक मॉडल सेम टू सेम। अब यहां पे पहले एक सिंगल बॉन्ड था, अब यहां पे बिकॉज ऑफ द डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन यहां पे डबल बॉन्ड आ चुका है, और अब इसे लगा है नाइट्रोजन विद अ सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आपके दिमाग में यह भी आना चाहिए कि यह हाइड्रोजन तो था, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर आखिर गया कहां? क्या गुमशुदा हो गया? नहीं। कहां था वो? घूम रहा था बेचारा अपना इधर उधर। तो जैसे ही इधर उधर घूम रहा था तो ऑक्सीजन की नजर उस हाइड्रोजन पे पड़ी। जैसे ही नजर पड़ी, इसने तुरंत झपटा मारा, और आगे की कहानी तो आपको पता ही है। क्या? ये बन गया OH। ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है ऑक्साइन। क्या बन गया? ऑक्साइन। कहां से बना? नाइट्रोसो से। तो नाइट्रोसो फंक्शनल ग्रुप से टॉटोमराइज होकर यह ऑक्साइन बन चुका है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? नाइट्रोसो ऑक्साइन टॉटोमेरिज्म। क्या बात समझ में आ रही है? एकदम आसान था। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे डोनेट किए, जैसे ही डोनेट किए नाइट्रोजन ने इसके साथ का नाता तोड़ दिया। जैसे ही नाता तोड़ दिया, ये गुस्से में आकर छोटे बच्चे पे झपटा मारना शुरू कर दिया। इसने हाइड्रोजन को पकड़ लिया और अपने पास आजीवन के लिए रख लिया और अपना नाम बदल दिया। होता है ना ऐसा? देखो, पहले ये पति पत्नी थे, इनका झगड़ा हो गया, इनका तलाक हो गया। जैसे ही तलाक हुआ, इसने सोचा कि अब मैं किसी और को पकड़ लेता हूं। ठीक है, इसने किसी और से शादी कर ली। जब इसने किसी और से शादी कर ली तो नाम बदल गया, है ना? ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहां पे हुआ, नाइट्रोसो से बना ऑक्साइन। एक और एग्जांपल देखते हैं, आइए। शांति से नहीं बैठना है, सोचना है जब मैं बना रहा हूं कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में किस तरीके से हो सकता है कमाल हमारे नाइट्रोसो ऑक्साइन टॉटोमराइजेशन का। यहां पे N, यहां पे O, यहां H, यहां पे ऑक्सीजन, और यहां पे N, यहां पे O, यहां H। ठीक है, यहां OH आप एक साथ भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे वहां पे आपको मैकेनिज्म शो करनी है, बताना है कि किस तरीके से टॉटोमराइजेशन हो रहा है, इसीलिए मैंने उस O को दूर H लगाया है। अब देखिए क्या होगा। ये क्या है? सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या ये नाइट्रोसो है? नहीं भैया, ये नाइट्रोसो तो नहीं है। तो ये क्या है? ये ऑक्साइन है। तो क्या नाइट्रोसो से ऑक्साइन बन सकता है? तो क्या ऑक्साइन से नाइट्रोसो नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, वही मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्या होगा यहां पर, ये जो हाइड्रोजन, अब हमेशा जो सीधे साधे लोग होते हैं उन्हीं की बलि चढ़ती है। हाइड्रोजन बेचारा हमारा सीधा साधा घूमता रहता, जहां भी आया नजर में लोग झपटा मारते थे। तो ये हमारा सीधा साधा इंसान क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को फिर से डोनेट करता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे डोनेट करता है, अब नाइट्रोजन ने पहले 3 बॉन्ड बनाए थे, देखो 1 2 3। अब जैसे ही ये नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड 4 हो गए तो नाइट्रोजन यहां पे बावरा हो गया। अब क्या किया इस नाइट्रोजन ने? इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां डोनेट किया। जैसे ही डोनेट किया, यहां पे फिर से कार्बन की कहानी बदली। कैसे? ये वाला जो कार्बन है, इसने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 और ये 4। अब अगर आप इसे एक्स्ट्रा दे देंगे, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, अगर 5 बॉन्ड बनाते हुए नजर आ रहा है तो फिर जुर्म हो गया। तो क्या होगा यहां पर? सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ वो बॉन्ड चला जाएगा। मतलब कि यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, साथ में बॉन्ड मेकिंग भी हो रही है साइमल्टेनियसली। बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, नए रिश्ते बन रहे हैं। अच्छा देखो, अब क्या होगा यहां पर?
यहां पर जो हमारा बेंजीन रिंग था ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, और इधर क्या हुआ होगा, यहां पर बन गया एक सिंगल बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड टूट गया, यहां पर भी ये बॉन्ड टूट गया, तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और साथ ही में नाइट्रोजन को अब डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन अटैच मिलेगा। क्या ऐसी सेम कहानी यहां पे होगी? जी हां, बिल्कुल ऐसी ही सेम कहानी यहां पर होगी। और किस तरीके से होगी ये देखो, हाइड्रोजन ने भेजे अपने इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर बॉन्ड में, फिर से नाइट्रोजन ने अब बनाए 4 बॉन्ड, लेकिन वो बनाता है मात्र 3 बॉन्ड, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा अगले बॉन्ड में, अगले बॉन्ड में ट्रांसफर करते से ही कार्बन ने बना दिए 5 बॉन्ड, बनाता है 4 बॉन्ड, तो वो क्या करेगा, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देखकर उसकी तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स फेंक देगा, और वही उसने किया, ऑक्सीजन के टकले पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और अब हमारा ये कंपाउंड किस तरीके से दिखेगा, डबल बॉन्ड कहां बना भाई, अच्छा यहां बना, इधर कहां, यहां बना था, राइट, तो यहां पर हमारा नाइट्रोजन जो कि डबल बॉन्ड से अटैच्ड है ऑक्सीजन को, है ना, यही है यहां पर, और यहां पर है हमारे पास में ऑक्सीजन जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आएगा कि यहां पर एक ये सीधा साधा हाइड्रोजन, यहां पे दूसरा सीधा साधा हाइड्रोजन, इनका क्या हुआ, इनका यही होगा जो होना है, जो लिखा है जीवन में वही होगा, H पॉजिटिव, क्या लिखा है, ये अटैक करेंगे इस पर, ये अटैक करेंगे इस पर, आगे की कहानी आपको पता है, OH यहां पर बन जाएगा, किस तरीके से बन जाएगा, OH, OH, ये क्या है, क्या ये ऑक्साइम है, नहीं, ये नाइट्रोसो है। नाइट्रोजन को जब डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच होगा तो आप उसे क्या कहेंगे, नाइट्रोसो कहेंगे, लेकिन जब नाइट्रोजन को सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है और साथ में डबल बॉन्ड से वो किसी कार्बन को अटैच्ड है, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे ऑक्साइम कहेंगे। ये क्या था, ये है नाइट्रोसो, ये है नाइट्रोसो, ये क्या है, ये है ऑक्साइम। तो इस तरीके से ये नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म हमें देखने को मिलती है, और बेसिक मैकेनिज्म है, ज्यादा कुछ दिमाग इसमें लगाना नहीं है, मात्र यहां पर बॉन्ड्स को शिफ्ट करना है। थोड़ा सा शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, क्योंकि मैंने एक ही मॉलिक्यूल में यहां पर 2 नाइट्रोसो एंड ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म यहां पे करके दिखाया है। और एक बड़ी बात जो आपको यहां पर नहीं दिख रही होगी कि पहले ये जो रिंग है यहां पर आप देख सकते हैं मात्र एक ही सिंगल बॉन्ड था, मतलब ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं था, लेकिन जैसे टॉटोमराइजेशन हुआ, टॉटोमराइजेशन होने के बाद ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब एक चीज यहां पे आपने ध्यान देना है, एरोमेटिक बनने के बाद कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू इट्स नॉन एरोमेटिक वाला पार्ट। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो जब एरो बनाने की बात आएगी तो आपको शायद ये नहीं पता होगा, ये बड़ा वाला एरो कहां होता है, जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है उसकी तरफ, और जो कंपाउंड कम स्टेबल है वहां पे ऐसे छोटा सा एरो बना हुआ आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ये कंपाउंड इस फॉर्म में पाया जाएगा, ना कि इस फॉर्म में, इसीलिए यहां पे छोटा एरो दिया है और इसीलिए यहां पे बड़ा एरो दिया है। सारा इशारों का खेल है। ठीक है, तो अगर आप ये इशारा समझ चुके हैं तो एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आपको पता है आजकल लोग चीजों को शेयर करने से डरते हैं, लोग चीजों को शेयर करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? कंपटीशन है, जहां जाओ वहां कंपटीशन है। अगर बात नॉलेज की आती है और नॉलेज शेयर करने की बात आ जाए तो लोग यहां पे बहुत ज्यादा डरते हैं। आप खुद ही की बात कर लो, कई बार आपके दिमाग में आया होगा कि अगर ये चीज मुझे आती है और मैंने इसे पढ़ा दी तो इसे भी आ जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं करूं। ऐसा कभी नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं करना है। एक बात समझो, जब वो चीज आपको आती है और आप सिखा रहे हो तो आने के बाद आपने वो एक और बार रिवीजन किया है उस चीज का। किसी चीज को हम एक बार, 2 बार, 3 बार कर लें, और जब आप कोई चीज किसी को पढ़ा रहे हो मतलब वो चीज आपने बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब की है, बहुत अच्छे से समझी है। और जब ये चीज आप किसी को देते हो तो बांटने से ज्ञान बढ़ता है, बांटने से ज्ञान कम नहीं होता, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। यही चीज आप अपने पूरे जीवन में यूज कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। बांटिए, शेयर करिए, ज्ञान बढ़ाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर अमीडो इमिडोल टॉटोमेरिज्म। अमीडो इमिडोल टॉटोमेरिज्म, क्या ये भी एक तरीके का टॉटोमेरिज्म है? जी हां। किस तरीके से? देखो, आपने अमाइड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा होगा, स्ट्रक्चर भी देखा होगा, वही है ये अमीडो। देखो, नाम चेंज हो गया है, कारनामे चेंज नहीं हुए हैं। C डबल बॉन्ड O और यहां पे है NH
2। अब 2 के जगह मैं यहां पे 1 लिख रहा हूं और एक हाइड्रोजन को यहां प्लेस कर रहा हूं, क्योंकि अब यहां पे होने वाला है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, किस प्रकार होने वाला है देखो। होता क्या है, यहां पर जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा इस पर्टिकुलर बॉन्ड में। जैसे ही बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दे दिए, जो पहले कार्बन था जिसने पहले कितने बॉन्ड बना रखे थे 4, अब क्या होगा 5 बॉन्ड बन जाएंगे। क्या ये स्टेबल होगा? नहीं। तो ये क्या करेगा, ये अपने किसी ना किसी बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। कौन से बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा? जो बॉन्ड से कोई ज्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड हो। तो कौन सा? ऑक्सीजन। अब जैसे ही ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाएगा, ऑक्सीजन के टकले पे दिखेगा एक चमचमाता नेगेटिव चार्ज। अब किस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा होगा देखो भाई, CH3 बॉन्ड कार्बन, यहां पे सिंगल बॉन्ड में O नेगेटिव, और यहां पर डबल बॉन्ड बन चुका है नाइट्रोजन के साथ, और यहां पे है NH। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन था इसका क्या होगा? बस वही जो होना था, जो लिखा हुआ है वो होगा। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस H पॉजिटिव पे, और आगे की कहानी आपको तो बेहतरीन तरीके से पता ही है। तो यहां पे बन जाएगा OH। ये कंपाउंड क्या था? ये कंपाउंड है अमीडो। ये है अमीडो, और यहां पर ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है ये है इमिडॉल। देखो ऑल क्यों लगाया, ये देखो OH आ गया। ठीक है, तो इमिडॉल बना है अमीडो से बना है इमिडॉल। दोनों की कहानी एकदम बढ़िया, कहते हैं हम इसे टॉटोमेरिज्म। क्या बात आपको समझ में आ गई? इसका भी बड़ा भारी भरकम एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, लेकिन उतने डीप में जाने की हमें जरूरत नहीं है। इजी सा यहां पे टॉटोमेरिज्म है। 1 3 से लेकर यहां पे ये जा रहा है, मतलब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। ये हाइड्रोजन अब आपको तीसरे नंबर के एलिमेंट पे, तीसरे नंबर के यहां पर ग्रुप पे नजर आ रहा होगा। तो इसे 1 3 टॉटोमराइजेशन हम कहते हैं। ठीक है, इसे कई बार हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट भी कहते हैं। आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो अभी सुनिए। हाइड्राइड शिफ्ट, जब एक हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है किसी बॉन्ड में, है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर रहा है बाद में, क्योंकि हम यहां पे जिस तरीके से देख रहे हैं तो हाइड्रोजन हमें यहां दिख रहा है जो पहले यहां था। तो शिफ्ट क्या हुआ है? हाइड्रोजन। तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो एक बार इस पे नजर डाल लो, इसे अपने बुक्स में लिख लो, नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉटोमेरिज्म जो हमें सीखना है, इसे कहते हैं पैरा टॉटोमेरिज्म। पैरा टॉटोमेरिज्म, है ना, नाम ही प्यारा है। Type of tautomerism in which the hydrogen migrates from para position known as para tautomerism। पैरा पोजीशन से जब हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाता है, अब जाहिर सी बात है जब पैरा पोजीशन कह रहे, अच्छा आपको शायद नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं भाई। देखो, अगर ये हमारे पास में एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहां पर लगा है OH, कोई भी फंक्शन ग्रुप, तो ये होती है इनकी ऑर्थो पोजीशंस। ये क्या है? ऑर्थो पोजीशंस है। ये कौन सी पोजीशंस हैं? ये सारा का सारा विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शनल ग्रुप हो रहा है। इस OH को ऑर्थो पे ये है, इस OH को ऑर्थो पे ये है, इस OH को मेटा पे क्या है? ये पर्टिकुलर कार्बन है, ये है मेटा, है ना, और ये वाली पोजीशन होती है पैरा पोजीशन। और अब जब इस पोजीशन से हाइड्रोजन यहां पे गुफ्तगू करता है तो उसे हम कहते हैं पैरा टॉटोमेरिज्म। आइए देखते हैं। देखो भाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है, थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं। एक 6 मेंबर्ड रिंग हमने बनाई, यहां पे है डबल बॉन्ड O, यहां पर डबल बॉन्ड्स, और यहां पे 2 हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, अब यहां पे होगा टॉटोमेरिज्म किस तरीके से, आइए देखते हैं। हाइड्रोजन ये रहा, इसने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां डोनेट किए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये सब हो क्यों रहा है? इनिशिएट कैसे हुआ? क्या ये एरोमेटिक है? नहीं। यदि एरोमेटिक बन जाए तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो बना देते हैं। बस यहां से स्टार्ट हो जाता है ये पर्टिकुलर टॉटोमेरिज्म। ये बॉन्ड इधर गया, जैसे ये बॉन्ड इधर गया, इसने अपने बॉन्ड को यहां शिफ्ट किया, और जैसे इसने यहां शिफ्ट किया, इस पर्टिकुलर कार्बन की जिंदगी बदल गई। यहां पे पहले 4 बॉन्ड बनाकर वो स्टेबल था, अब यदि 5 बॉन्ड बन जाते हैं तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये अनस्टेबिलिटी के कारण ये क्या करता है? अपने साथ के ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए बॉन्ड को तोड़ देता है, और ऑक्सीजन के टकले पे दिखता है एक चमचमाता नेगेटिव चार्ज। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूं। ये हमारी 6 मेंबर्ड रिंग रही, ठीक है, यहां पर बचा हुआ एक हाइड्रोजन, नया डबल बॉन्ड बना यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से। ये बॉन्ड जो पहले यहां था ये शिफ्ट होके यहां आ गया, ये बॉन्ड वैसा का वैसा ही है,
और इधर ऑक्सीजन के टकले पे आ चुका नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के टकले पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि ये जो हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन, इसका क्या हुआ? तो बस वही हुआ जो होना था, जो लिखा हुआ है, हो गया अटैक। उसके बाद की कहानी आपको पता है, बन जाएगा ये OH। क्या बात समझ में आई? तो आपने देखा कि पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन अब यहां पे नजर आ रहा है, मतलब हम इसे क्या कहेंगे? पैरा टॉटोमेरिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरा टॉटोमेरिज्म। एकदम आसान ये सवाल है। देखो भाई, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस तरीके से। यहां पे है N और यहां पे है H, यहां पे है डबल बॉन्ड O। क्या वही कहानी होगी? जी हां, बिल्कुल वही कहानी होगी। क्या होगा? देखो, ये बॉन्ड गया इधर, ये बॉन्ड गया शिफ्ट, और इस पार्टिकुलर कार्बन की जो पहले जीवन चल रहा था एकदम सुखमय था, अब यहां पे 5 बॉन्ड हो चुके हैं, दुखमय हो चुका। तो ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, अपने बॉन्ड को छोड़ देगा और ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो किस तरीके से अब ये कंपाउंड हमारा दिखेगा, आइए देखें। ये हमारी रिंग, नया बॉन्ड बना यहां, इधर रहा नाइट्रोजन, और ये अब एक और नया बॉन्ड, यहां पे ऑक्सीजन के टकले पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन के ऊपर झपटा मारेगा, ये हमारा O नेगेटिव, और बन जाएगा OH। पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन मौजूद था, अब वो यहां पर नजर आ रहा है। कहानी पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन की हो रही है, मतलब ये टॉटोमेरिज्म कौन सा है? ये है पैरा टॉटोमेरिज्म। क्या बात समझ में आ गई? 2 एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दे दिए हैं, किस तरीके से पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन मौजूद था वो घूम फिर कर यहां पर आ चुका है, और इसी कारण हम इसे पैरा टॉटोमेरिज्म कह रहे हैं। क्या यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है? जी हां। कैसा हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है? देखो भाई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1-5 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। इसके पहले जो हम देख रहे थे वहां पर हम ये देख रहे थे कि भैया कौन सा आइसोमेरिज्म हो रहा था? 1-3। ये देखो 1-2-3, 1-2-3, ये हाइड्रोजन यहां जा रहा था, मतलब 1-3 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा था। लेकिन अभी जो हाइड्राइड शिफ्ट यहां पे हो रहा है, ये 1-3 नहीं, ये है 1-5। कहां गया? ये रहा। ठीक है, ये है 1-5, यहां पे था, यहां पे पाया जा रहा है। क्लियर बात है? तो एक बार फटाफट इसे नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये जो चीज हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, इसे हम लोग कहते हैं टॉटोमेरिज्म। एक और चीज होती है जिसमें ऐसा ही कुछ आपको दिखता है नजारा, उसे हम रेजोनेंस कहते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टॉटोमेरिज्म रेजोनेंस ही है और रेजोनेंस टॉटोमेरिज्म ही है। ऐसा नहीं है। इनमें दिखने वाली चीजें, आपको मैकेनिज्म जो है वो सिमिलर जरूर दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं, इसीलिए टॉटोमेरिज्म को अलग रखा गया है और रेजोनेंस को यहां पर अलग रखा गया है। क्या डिफरेंसेस हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक करके डिफरेंसेस देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टॉटोमेरिज्म क्या है, और उसी केस में हम देखेंगे रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला यहां पर लिखा है, टॉटोमर्स आर डेफिनेट कंपाउंड्स एंड कैन बी सेपरेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय suitable methods, but resonating structures cannot be separated as they are imaginary structures of the same compound. जो टॉटोमर्स होते हैं, जैसे कि आपने पीछे एग्जांपल में देखा है, ये है टॉटोमर्स। अब ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है, राइट? सिमिलरली ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं, ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है। यहां पर पहले ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास था, लेकिन बाद में यहां पर इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के पास आ गया। ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो जो टॉटोमर्स होते हैं ये कंप्लीटली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। यही इन्होंने कहा, टॉटोमर्स आर डेफिनेट कंपाउंड। ये क्या है? टॉटोमर्स डेफिनेट कंपाउंड्स हैं, और इन्हें आप सेपरेट भी कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, तो ये आपस में एक ही कंपाउंड है, ये चेंज नहीं हुआ है। यहां पर एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती है, यहां पे बस डबल बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, बॉन्ड्स शिफ्ट होते हैं, एटम्स शिफ्ट नहीं होते। और कहीं पे एटम्स के साथ साथ बॉन्ड्स भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसे आप टॉटोमेरिज्म कहेंगे और ना कि रेजोनेंस। तो ये बेसिक बात आपको अगर क्लियर हो गई है तो बहुत बढ़िया है। आगे देखते हैं। टॉटोमेरिज्म इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ अ मोबाइल हाइड्रोजन एटम। ये हमने देखा, टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, कोई दूर का एक हाइड्रोजन यहां पे मूव करता है, माइग्रेट करता है, जिसे हम 1-3 या 1-5 हाइड्राइड शिफ्ट भी कहते हैं, राइट? ठीक है।
between two polyvalent atoms present in the same molecule, and thus tautomers differ a change in position of atoms. तो tautomers में क्या होता है, एटम्स की पोजीशन चेंज होती नजर आती है, लेकिन वो रेजोनेंस में नहीं होती. देखो, ऑन द अदर हैंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव आइडेंटिकल एटॉमिक अरेंजमेंट एंड इन्वॉल्व ओनली अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि डबल बॉन्ड्स. ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी कहो, इन्हीं का वहां पे चेंज हमें दिखता है. कहां? रेजोनेंस में. और टॉटोमेरिज्म में हमें इनका तो दिखता ही है, साथ में हाइड्रोजन का चेंज दिखता है. अलग अलग एटम्स का शिफ्टिंग हो जाती है. तो अगर एटम्स की शिफ्टिंग हो रही है, मतलब आपका जो मॉलिक्यूल बनकर तैयार हो रहा है ये एक अलग मॉलिक्यूल है पहले वाले से. लेकिन रेजोनेंस में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, एटम्स अपनी पोजीशन पे ही होते हैं, वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, और इसी कारण दोनों के बीच में फर्क है. फर्क तो है. ठीक है, तो रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में दो फर्क हमने देख लिए. एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए, उसके बाद और भी डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूं. नेक्स्ट डिफरेंस यहां पे है, टॉटोमर्स आर इन, यहां पे इन होना चाहिए. टॉटोमर जो होते हैं ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं विद ईच अदर एंड आर इंटरकन्वर्टेबल. ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं. डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? अगर कोई चीज यहां पर है और वो चीज यहां आ जाए, वो चीज कभी भी यहां से यहां, वहां से यहां ऐसे ट्रैवल कर सकती है, तो उसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक मतलब फटाफट, और इक्विलिब्रियम में मतलब इधर से इधर, इधर से इधर कभी भी हो सकते हैं. तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं टॉटोमर्स. क्या रेजोनेंस होते हैं? नहीं. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं होते. बट नो सच इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन रेजोनेंस एंड देयर इज ओनली वन फॉर्म विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन द मेनी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट होता है. यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं होता, डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं होता है. दोनों के दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं है, सेम है. क्लियर बात है? तो यहां पर मात्र रेजोनेंस होता है और वहां पर टॉटोमेरिज्म में दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहां पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है. कोई कभी भी इधर से उधर हो सकता है. ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इंटर कन्वर्टिबल की, अगर कोई चीज इंटर कन्वर्टिबल है तो हम लोग इस तरीके का सिंबल वहां पे यूज करते हैं. जैसे कि आपने अभी तक देखा होगा, मैं सब जगह जो टॉटोमर्स आपको बताए हैं यहां पर इस तरीके का सिंबल यूज कर रहा था उन दोनों के बीच, जो कि बताता है कि दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में है. और अभी अभी हमें पता चला है कि भैया ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम है. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट रेजोनेंस में हम कैसा यूज करते हैं? रेजोनेंस में हम डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो इसे कहते हैं हम. ये डबल हेडेड एरो हम यूज करते हैं जब कोई दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में कोई सिंबल देना होता है. ठीक है, तो ये एक और डिफरेंस आपने यहां पर जान लेना है, पहचान लेना है. टू टॉटोमर्स हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. दो टॉटोमर्स अगर हैं तो उनके अंदर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन रेजोनेंस में ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, बट द वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप. यहां पे देखिए, दो टॉटोमर्स में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बट द वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप. इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वहां पे बनते हैं, लेकिन यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको हमेशा सेम पाया जाएगा. यदि अल्कोहल है तो अल्कोहल. ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं रेजोनेंस में, लेकिन डिफर करते हैं टॉटोमेरिज्म में. ठीक है, तो दोनों का ये एक और डिफरेंस आपने ध्यान रखना है. एक और चीज यहां पर है जो कि है बॉन्ड लेंथ की. टॉटोमेरिज्म हैज नो इफेक्ट ऑन दी बॉन्ड लेंथ. जो टॉटोमेरिज्म है इसमें बॉन्ड लेंथ में कोई फर्क नहीं आता. मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो उतनी ही होती है. लेकिन जब बात आती है रेजोनेंस की, तो क्या यहां पर बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस देखा जाता है? जी हां, बिल्कुल देखा जाता है. बॉन्ड लेंथ यहां पे चेंज हो जाती है. डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ अलग हो जाती है, सिंगल बॉन्ड की अलग हो जाती है. क्यों? क्योंकि वहां पर वो कभी डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, कभी सिंगल बॉन्ड में पाए जाते हैं. तो वहां पर एक बीच का स्टेट, इंटरमीडिएट जिसे हम कहेंगे, वो बॉन्ड लेंथ वहां पे हो जाती है. यदि छोटा है तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यदि बड़ा है तो छोटा हो जाएगा उसका बॉन्ड लेंथ. क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है ना. अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ यहां पर ट्रिपल बॉन्ड का होता है सबसे कम, उसके बाद में डबल बॉन्ड, और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है सिंगल बॉन्ड का. तो जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो रही होगी. ऐसा ही होता है रेजोनेंस में.
और रेजोनेंस में यह भी होता है कि डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं होता है? तो डबल बॉन्ड जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका लेंथ चेंज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि जो बॉन्ड लेंथ है यहां पे चेंज होता आपको नजर आएगा किसमें? रेजोनेंस में। टॉटोमेरिज्म हैज नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, टॉटोमेरिज्म में कोई इफेक्ट नहीं होता, व्हाइल रेजोनेंस इज अकंपनीड बाय एन इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। ध्यान देना है, इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड डिक्रीज ऑफ अ सिंगल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड लेंथ जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, डबल बॉन्ड है तो वो इंक्रीज हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको समझाया, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड की, फिर डबल बॉन्ड की, एंड देन सबसे कम होती है ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक डिफरेंसेस आपको समझ में आ रहे होंगे। एक बार फटाफट इन्हें नोट कर लो, उसके बाद हम बढ़ते हैं और डिफरेंसेस के ओर। नेक्स्ट है टॉटोमेरिज्म हैज नो कंट्रीब्यूशन इन स्टेबलाइजिंग द मॉलिक्यूल्स। टॉटोमेरिज्म से कोई मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो जाता। ठीक है, ओके, एंड डज नॉट लोअर इट्स एनर्जी। टॉटोमेरिज्म के कारण एनर्जी भी कोई कम नहीं होती है, मॉलिक्यूल का स्टेबलाइजेशन भी नहीं होता है, एनर्जी भी कम नहीं होती है। But resonance lowers the internal energy and thus gives rise to an extra stability to a molecule. लेकिन रेजोनेंस से क्या होता है? ये अपनी इंटरनल एनर्जी को कम कर देता है और इसी वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है और इसी कारण रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो एक बार वापस पढ़ लेते हैं। टॉटोमेरिज्म हैज नो कंट्रीब्यूशन इन स्टेबलाइजिंग द मॉलिक्यूल्स एंड डज नॉट लोअर its energy, but resonance lowers the internal energy and thus gives rise to an extra stability to a molecule. ठीक है, नेक्स्ट है टॉटोमेरिज्म may occur in planar और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स। प्लेनर में भी हो सकता है, नॉन प्लेनर में भी हो सकता है क्या? टॉटोमेरिज्म, लेकिन रेजोनेंस मात्र प्लेनर मॉलिक्यूल्स में होगा। अगर नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स है तो वहां पे रेजोनेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में नहीं हो पाती है। इसी कारण जो रेजोनेंस है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग पर ही बेस्ड है, और यदि पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग नहीं हो पा रही है तो अगर आपका कंपाउंड नॉन प्लेनर है तो वहां पर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। लेकिन टॉटोमेरिज्म हो सकता है चाहे प्लेनर हो या नॉन प्लेनर हो। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे सारे के सारे। ये आखिरी डिफरेंस था। लगभग 6-7 हमने डिफरेंसेस यहां पर देख लिए हैं, सारे के सारे आपने रिवाइज करने हैं, नोट करने हैं। ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बच्चों को इस चीज में दिक्कत आती है कि भैया रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में क्या अंतर है, हमें बताइए। तो जितने भी अंतर है मैंने सारे के सारे आपके सामने पटक दिए हैं। एक बार इन्हें देखिए, नजर डाल दिए, नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर हम इसे इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? हम इसे DBE शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, DBE। तो ये बेसिकली डबल बॉन्ड्स काउंट करता है कि कितने डबल बॉन्ड्स है आपके पर्टिकुलर कंपाउंड में, या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है कुछ ऐसी चीज जो कि लगभग सिमिलर है एक डबल बॉन्ड से। आपको शायद नहीं पता होगा, एक रिंग अगर यदि होती है, चाहे वो 3 मेंबर्ड हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, वो रिंग भी एक डबल बॉन्ड की इक्वल होती है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो होते हैं इन्हें हम निकालते कैसे हैं? किसी गिवन पर्टिकुलर फॉर्मूले से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं। विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट द प्रॉब्लम्स ऑन द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जितनी भी दिक्कतें होती है वो काफी ज्यादा हद तक यहां से सॉल्व हो जाती है, कि मे बी इजीली सॉल्व। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यानी कि DBE इज इक्वल टू समेशन ऑफ N। N क्या है भाई? नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। कि अगर समझो हमारे पास में कार्बन है तो कितने कार्बन है वो यहां पे होगा, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो कितने हाइड्रोजन है वो यहां पे लिखा होगा, मतलब कितने आदमी थे, है ना, कुछ वैसे ही। तो अब यहां पे लिखा है म्यू, ये म्यू क्या है? ये है वैलेंसी ऑफ ईच एटम। अब जिस एटम को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट, बाहर N, ये जो एटम है इसकी वैलेंसी आपको यहां पर लिखनी है। ठीक है, एकदम आसान फॉर्मूला है, समेशन ऑफ N इंटू V -2 अपॉन 2 + 1। क्या करना है? अपॉन 2 + 1 करना है, दैट्स इट। यहां से माइनस करना है, आपने याद रखना है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे माइनस है, यहां प्लस है। समेशन ऑफ इन ब्रैकेट म्यू -2 अपॉन 2 + 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास में। हमें पता है N क्या है, हमें पता है V क्या है। चलिए एग्जाम्पल यहां पे दिया गया है C4H6। ठीक है, तो N क्या है? N मतलब कितने आदमी थे, तो कितने आदमी थे भाई? यहां पे कार्बन कितने हैं? 4 है, तो यहां पे हमने लिख दिया 4।
ब्रैकेट के अंदर म्यू, म्यू मतलब क्या, वैलेंसी ऑफ ईच एटम। एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4। वैलेंसी मतलब होता है कि कितने बॉन्ड बना सकता है वो। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे ही कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, क्योंकि उसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही बॉन्ड बना सकता है। समझ रहे हो वैलेंसी मतलब क्या हो रहा है। देखो अब कार्बन की वैलेंसी है 4, तो लिख दिया हमने 4 माइनस कर दिया 2 से, प्लस अब समेशन है, समेशन मतलब हमें ऐड करते जाना है, जितने नंबर ऑफ एटम ज्यादा उतने बार प्लस 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 हम करते रहेंगे। तो यहां पे हाइड्रोजन भी है 6, इसीलिए हमने क्या किया, प्लस 6 n, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है तो 6 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, बाद में उसमें 1 ऐड कर देंगे। सॉल्व करते वक्त यहां पे 8 माइनस 6 बाई 2 आ गया, इसे सॉल्व करिए, 8 माइनस 6 कितना हो जाता है भाई, 2 हो जाता है। 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, तो बचा क्या, 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो यहां पे 2 आ गया। तो C4H6 में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर आप देखें तो आपको 2 मिलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर निकाल के देखें। देखो भाई ऐसा हो सकता है क्या, ये प्रोबेबिलिटी है ना, करके देख रहे हैं, सही है तो सही है। यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन। देखो एक डबल बॉन्ड तो है ही, और मैंने आपको बताया था एक रिंग मतलब होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, है ना, तो मतलब 1 और 2 रिंग का, तो मतलब 2 यहां पर है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE। अब देख लो भाई क्या कार्बन 4 है, जी हां 1 2 3 4 कार्बन है। मुझे बताइए क्या हाइड्रोजन 6 है, 4 और 2 6, हाइड्रोजन 6 है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, C4H6, और यहां पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने हैं, 2। स्ट्रक्चर देखकर हमें पता चल रहा है कि यहां पर 2 है। अगर यदि आपके पास सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। क्या बात समझ में आ रही है, मैंने आपको प्रूव करके दे दिया है। Does the compound contain 2 double bonds और a triple bond? हो सकता है आपके कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड हो या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या ये एकमात्र स्ट्रक्चर यहां पे बन सकता है, नहीं, और भी बन सकते हैं। कैसे, ये देखो भाई CH3 बॉन्ड कार्बन, यहां ट्रिपल बॉन्ड, यहां कार्बन और यहां CH3, 4 कार्बन है ना, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, और यहां पर आप देखेंगे कि तो हाइड्रोजन कितने हैं, 6। क्लियर बात है। इसके अलावा एक और एग्जांपल, ये देखो भाई CH2 डबल बॉन्ड, यहां कार्बन, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे कार्बन, यहां पे लगा होगा एक CH3, ठीक है। यहां पर एक हाइड्रोजन कम है, ये लिख दिया। काउंट करिए, 2 डबल बॉन्ड्स है, मतलब DB कितना आ गया, 2। कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन 2 3 4 5 6, ये भी एक और स्ट्रक्चर है। मतलब C4H6 के ये स्ट्रक्चर है भाई 1 2 3। क्लियर बात है, और भी हो सकते हैं तो देख लेना बना के, लेकिन अभी तक बात यहीं पर सीमित करते हैं। 1 रिंग, सेकंड पॉइंट क्या है, 1 रिंग एंड 1 डबल बॉन्ड, ये रहा 1 रिंग एंड 1 डबल बॉन्ड। पहले इन्होंने क्या कहा, 2 डबल बॉन्ड्स और अ ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड्स और अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने कहा क्या, 1 रिंग एंड 1 डबल बॉन्ड, ये देखो भाई 1 रिंग एंड 1 डबल बॉन्ड। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि 2 रिंग हो सकती है, इसके अलावा 2 रिंग भी हो सकती है। क्लियर बात है, तो ये चीज आपने ध्यान रखें। अच्छा 2 रिंग कैसी हो सकती है, देखो होगी 2 रिंग, यहां पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहां पे 1 हाइड्रोजन, यहां पे 1 हाइड्रोजन और यहां पे 2 हाइड्रोजन, ये 1 रिंग, ये 2 रिंग। रिंग का मतलब 1 DBE, तो 1 DBE और 1 मतलब 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स यहां पे है। रिंग यहां पर 2 है। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन है। तो ये तमाम चारों स्ट्रक्चर्स इनके बन सकते हैं, और इन्होंने पहले ही हमें बता दिया कि किस तरीके से होगा, मैंने आपको प्रूव करके दे दिया। फॉर्मूला ये रहा, फटाफट ये अपने सबसे पहले किताब में छापिए, उसके बाद अपने दिमाग में छापिए, और उसके बाद फिर हम एग्जाम में छापते हैं, ठीक है। चलो फटाफट देख लो एक बार, उसके बाद बढ़ते हैं आगे।